हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा लोक प्रशासन। विषय के अंतर्गत आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 10 आपके समक्ष है, जिसमें लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आगामी समय में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह पार्ट नंबर 10 है। इससे पहले हमने 9 पार्टों में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट करिएगा, जहां आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां आपको वो सभी वीडियो सीरीज उपलब्ध है मिल जाएगी लोक प्रशासन की। इसके अलावा आप राजनीति विज्ञान के लगभग 3500 प्रश्नों के बारे में भी जान सकते हैं। उसी प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू अलग अलग टॉपिक पर आधारित। तो आइए आज की क्विज को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, नव सार्वजनिक लोक प्रशासन का उद्गम पहले किससे संबंधित था? तुलनात्मक प्रशासन गुट से, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिनीब्रुक सम्मेलन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी एनपीए। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उद्गम पहले किससे संबंधित था? नव लोक प्रशासन या नव सार्वजनिक लोक प्रशासन किससे संबंधित था? सबसे पहले इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो इस सवाल का ऑप्शन 3 राइट होगा, मिनीब्रुक सम्मेलन। मिनीब्रुक सम्मेलन जो 1968 में हुआ था, 1968 में। इस सम्मेलन से यह संबंधित माना जाता है। इसकी नींव है, जो आधारशिला इस सम्मेलन के अंतर्गत रखी जाती है। यह प्रथम मिनीब्रुक सम्मेलन था, पहला मिनीब्रुक सम्मेलन था ये। इसके बाद यदि बात करें कि दूसरा मिनीब्रुक सम्मेलन कब हुआ, तो इसके 20 वर्ष पश्चात यानी 1988 में अर्थात पहला मिनीब्रुक सम्मेलन हुआ 1968 में। उसके बाद दूसरा मिनीब्रुक सम्मेलन हुआ इसके 20 वर्ष पश्चात 1988 में, और उसके बाद तीसरा जो मिनीब्रुक सम्मेलन हुआ वो हुआ था 2008 में, यानी इसके 20 वर्ष पश्चात। अब तक 3 मिनीब्रुक सम्मेलन हो चुके हैं। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिलाधीश का प्रकार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिलाधीश का प्रकार्य नहीं है? तकावी ऋणों की वसूली करना, न्याय पंचायतों के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई करना, 2 नंबर। 3 नंबर है राजस्व की वसूली करना, और 4 नंबर है भूमि अभिलेख का अनुरक्षण करना। कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लगा तो आपसे लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि पर। तो इस 2 नंबर सवाल का ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन 2। यह कार्य जिलाधीश का नहीं। न्याय पंचायतों के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई करना यह कार्य जिलाधीश का नहीं है। बाकी पहला, तीसरा और चौथा जिलाधीश के कार्य है। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर, भारत में सर्वप्रथम किन राज्यों ने 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को क्रियान्वित किया? 1959 में भारत के वो राज्य जिन्होंने पंचायती राज की स्थापना की: राजस्थान और मध्य प्रदेश,
राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और राजस्थान। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? इस 3 नंबर सवाल का ऑप्शन 2 राइट होगा। राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने क्रमशः पंचायती राज व्यवस्था को क्रियान्वित किया था। राजस्थान की बात करें तो इन्होंने यहां पर 2 अक्टूबर 1959 को भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की नींव पड़ती है, राजस्थान में रखी जाती है। और इसके पश्चात 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की नींव रखी गई थी। तो सबसे पहले राजस्थान और उसके बाद आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्यों में 1959 में पंचायती राज को, इसकी स्थापना का जो विचार है वो धरातल पर लाया गया। नेक्स्ट सवाल की बात करें, आपके समक्ष रहा 4 नंबर। आपको यहां कथन और कारण दिए गए हैं। कथन ए कह रहा है कि पदोन्नति निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर करना चाहिए, यानी पदोन्नति होती है वो निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर होनी चाहिए। और कारण कह रहा है कि योग्य लोक सेवकों की क्षमताओं और विशेषताओं को पहचानने की जरूरत है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, इनमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। क्या कथन और कारण दोनों सही है? कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। क्या कथन और कारण दोनों सही है? कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। क्या कथन सही है और कारण गलत है? क्या कथन गलत है, कारण सही है? आप वीडियो को आसानी से रोककर अपने आंसर को गैस कर सकते हैं। इस सवाल का ऑप्शन आपका 1 राइट होगा। कथन और कारण दोनों सही है, और कारण है जो कथन की सही व्याख्या करता है बिल्कुल, कि पदोन्नति में जो पदोन्नति होती है वह निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। और योग्य लोक सेवकों की क्षमता और विशेषताओं को पहचानने की जरूरत है, यह बात भी बिल्कुल सही है, और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर। निम्न में से कौन से प्रकार के प्रशिक्षण में जन सेवा में भावी नव भर्ती के लिए व्यक्तियों को तैयार किया जाता है? यानी इनमें से वह कौन सा प्रशिक्षण है जिसके तहत जन सेवा में भावी नव भर्ती के लिए व्यक्तियों को तैयार किया जाता है? किस प्रशिक्षण के माध्यम से? औपचारिक प्रशिक्षण, भर्ती पूर्व का प्रशिक्षण, अनौपचारिक प्रशिक्षण, उत्तर भर्ती प्रशिक्षण। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, भारतीय पूर्व प्रशिक्षण, जिसके तहत जन सेवा में भावी नव भर्ती के लिए व्यक्तियों को तैयार किया जाता है। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं, 6 नंबर। नीचे कुछ प्रकार्य दिए गए हैं, यानी नीचे कुछ प्रकार्य दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, कि समय समय पर राष्ट्रीय योजना की पालना की समीक्षा करना, पहला कार्य। दूसरा है सामाजिक और आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना। तीसरा प्रकार है राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपायों की सिफारिश करना। उपरोक्त कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? ये तीनों कार्य है, ये किसके द्वारा संपादित होते हैं? नीति आयोग द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, मंत्री परिषद द्वारा। इनमें से क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उपरोक्त जो कार्य है, तीनों कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? समय समय पर राष्ट्रीय योजना की पालना की समीक्षा करना, सामाजिक और आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना, अंतर्राष्ट्रीय योजना में निर्धारित
राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपायों की सिफारिश करना। इस 6 नंबर सवाल का ऑप्शन 2 राइट होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा ये कार्य संपादित किए जाते हैं, एनडीसी। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन गतिविधि के प्रमुख कार्य के रूप में 5 तत्वों की पहचान की। हेनरी फ्योल ने, कथन ए कह रहा है कि हेनरी फ्योल ने प्रबंधन गतिविधि के प्रमुख कार्य के रूप में 5 तत्वों की पहचान की, और रीजन कह रहा है कि हेनरी फ्योल के अनुसार किसी संगठन के उच्च स्तर पर तकनीकी ज्ञान की अपेक्षा प्रशासनिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। ए आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या है। ए आर सत्य है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य परंतु आर असत्य है। ए असत्य परंतु आर सत्य है। क्या होगा? इन 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर को आपको चयन करना है। ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं कि कथन ए कह रहा है कि हेनरी फ्योल ने प्रबंधन गतिविधि के प्रमुख कार्यों के रूप में 5 तत्वों की पहचान की। ये बात बिल्कुल सही है, जिन्हें इन्होंने पी और ट्रिपल सी के रूप में उल्लेखित किया है। और रीजन कह रहा है कि हेनरी फ्योल के अनुसार किसी संगठन के उच्च स्तर पर तकनीकी ज्ञान की अपेक्षा प्रशासनिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। आर, ऑप्शन बी राइट होगा। ए आर सत्य लेकिन सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यात्मक विशेषज्ञता की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, एपलबी रिपोर्ट, सरकारी आयोग। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप चयन कीजिएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यात्मक विशेषज्ञता की सिफारिश निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो इस सवाल का ऑप्शन ए राइट होगा। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसके ऊपर बल दिया था, और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एआरसी है, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था 1966 में, और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1969 में। सरकारी आयोग की बात करें, सरकारी आयोग आपका 1983 में गठित किया गया था 1983 में, और इसने अपनी रिपोर्ट 1987 में दी थी। और सरकारी आयोग आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में गठित किया गया था रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में। न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारी आयोग की स्थापना की गई थी केंद्र राज्य संबंधों के बारे में विश्लेषण करने हेतु। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित किया गया था 2005 में। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया था, और इसकी कुल 15 रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कुल 15 रिपोर्टें प्रकाशित हुई थी, ध्यान रखिएगा। और जिसकी पहली रिपोर्ट थी सूचना का अधिकार, पहली रिपोर्ट थी सूचना का अधिकार।
सेकेंड एआरसी की। और एपलबी रिपोर्ट 1953 में आई, पॉल एच एपलबी रिपोर्ट 1953, जिसकी सिफारिशें तो इस सवाल का ऑप्शन ए राइट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो सीरीज में विस्तार से बात करेंगे। 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि नौकरशाही के ढांचे जरूरी हैं मगर उत्पादक और प्रतिक्रियाशील लोक सेवा अर्थव्यवस्था के लिए सक्षम ढांचे नहीं है? यानी किस विद्वान ने कहा कि नौकरशाही के ढांचे जरूरी हैं मगर उत्पादक और प्रतिक्रियाशील लोक सेवा अर्थव्यवस्था के लिए सक्षम ढांचे नहीं है? यह बात किसने कही? कार्ल मार्क्स ने, विसेंट ऑस्ट्रम ने, डेनिस म्यूलर ने, एंथोनी डाउस ने। इस 9 नंबर सवाल का ऑप्शन 2 राइट होगा। विसेंट ऑस्ट्रम ने यह कहा था कि नौकरशाही के ढांचे जरूरी हैं लेकिन उत्पादक और प्रतिक्रियाशील लोक सेवा अर्थव्यवस्था के लिए सक्षम ढांचा नहीं है नौकरशाही। यह बात विंसेंट ऑस्ट्रम ने कही थी। और विंसेंट ऑस्ट्रम का नाम पीसीटी से जुड़ा हुआ है, पब्लिक चॉइस थ्योरी से, लोक चयन उपागम, जिसके प्रमुख प्रवक्ता है विंसेंट ऑस्ट्रम, जिन्होंने यह बात कही थी। ऑप्शन 2 राइट हुआ। नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करें। लोक चयन उपागम निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? पब्लिक चॉइस थ्योरी किस पर बल देती है? पीसीटी। या पब्लिक चॉइस अप्रोच किस पर बल देता है? प्रशासन में जनभागीदारी, संस्थागत बहुलवाद, बाजार प्रतिस्पर्धा, उपरोक्त सभी। पब्लिक चॉइस थ्योरी लोक विकल्प उपागम या लोक चयन उपागम, यह उपभोक्ताओं को बहुत सारे विकल्प प्रदान करता है और बहुत सारे विकल्प प्रदान करने से प्रशासन में जन सहभागीदारी, संस्थागत बहुलवाद, यह कह रहा कि बाजार प्रतिस्पर्धा के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं की बहुलता पर यह बल देता है और नौकरशाही का यह विरोध करता है। लोक चयन उपागम है जो नौकरशाही का विरोधी है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इन सभी पर बल देता है। प्रशासन में जन सहभागीदारी होनी जानी चाहिए, संस्थागत बहुलवाद पर भी यह बल देता है, बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए, ये बात करता है, और सरकार को सीमित हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, इस बात पर भी यह बल देता है और नौकरशाही का भी यह विरोध करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। और लोक चयन उपागम कब आया, इसके बारे में यदि बात करें तो यह नवीन लोक प्रशासन की साथ ही लोक चयन उपागम आता है 1960 के दशक में। 1960 के दशक में लोक चयन उपागम आया। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। 11 नंबर, परिणामों द्वारा प्रबंधन किससे संबंधित है? ऑप्शन पीटर ड्रेकर, एडवर्ड सी स्लेट, विलियम डंकन, एमपी फॉलेट। परिणामों द्वारा प्रबंधन किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। 11 नंबर सवाल का ऑप्शन 2 राइट होगा, एडवर्ड सी स्लेट। एडवर्ड सी स्लेट ने पीटर ड्रेकर के उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन को परिमाणों द्वारा प्रबंधन से प्रतिस्थापित किया। यानी उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को इन्होंने, एडवर्ड सी स्लेट ने परिणामों द्वारा प्रबंधन के रूप में रूपांतरित किया था। तो ऑप्शन इस सवाल का 2 राइट होगा, एडवर्ड सी स्लेट। उद्देश्य आधारित प्रबंधन किसका है? उद्देश्य आधारित प्रबंध है पीटर ड्रेकर का।
जबकि परिणामों द्वारा प्रबंधन की बात एडवर्ड सी स्लेट करते हैं। बारह नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। अभिप्रेरणा का परिपक्वता एवं अपरिपक्वता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अभिप्रेरणा का परिपक्वता एवं अपरिपक्वता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डेविड मैक्लीलैंड ने, विलियम आउची ने, क्रिस आर्ग्रिस ने, विक्टर ब्रूम ने। क्या होगा राइट आंसर 12 नंबर सवाल का? अभिप्रेरणा का परिपक्वता एवं अपरिपक्वता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डेविड मैक्लीलैंड, विलियम आउची, क्रिस आर्ग्रिस, विक्टर ब्रूम। इस 12 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, क्रिस आर्ग्रिस ने परिपक्वता एवं अपरिपक्वता का सिद्धांत दिया है अभिप्रेरणा का, क्रिस आर्ग्रिस ने। ऑप्शन 3 राइट होगा। जबकि डेविड मैक्लीलैंड ने ओनली आवश्यकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, केवल आवश्यकता का सिद्धांत। जबकि पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम हर्ज़बर्ग मोसले का है। पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मोसले, जबकि आवश्यकता का सिद्धांत डेविड मैक्लीलैंड ने प्रतिपादित किया था। इस 12 नंबर सवाल का ऑप्शन 3 राइट होगा, क्रिस आर्ग्रिस। यदि ऑप्शन 4 पर बात करें विक्टर ब्रूम ने, इन्होंने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत या VIE थ्योरी दी है। VIE थ्योरी इनकी है, अभिप्रेरणा की प्रत्याशा या VIE थ्योरी है जो विक्रम ब्रूम की है। और डेविड मैक्लीलैंड की बात हमने की थी, केवल आवश्यकता का सिद्धांत या उपलब्धि प्रेरक सिद्धांत। अभिप्रेरणा का उपलब्धि प्रेरक सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत डेविड मैक्लीलैंड का है। और क्रिस आर्ग्रिस ने अभिप्रेरणा का परिपक्वता एवं अप्रयुक्तता का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अभिप्रेरणा को प्रबंधन का मर्म किसने कहा? फ्रांसिस लिंकन, अब्राहम मैस्लो, डगलस मैकग्रेगर, टेरी। अभिप्रेरणा को प्रबंधन का मर्म किसने कहा? इस सवाल का ऑप्शन 1 राइट होगा, फ्रांसिस लिंकन ने। ऑप्शन 1 राइट होगा। अब्राहम मैस्लो ने पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का है। जबकि डगलस मैकग्रेगर ने XY थ्योरी दी है। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। हनी प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ? 1966, 1956, 1967, 1968। हनी रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? हनी प्रतिवेदन, हनी जो रिपोर्ट है वह प्रोफेसर हनी की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया था मित्रों। अप्रैल 1967 में प्रोफेसर हनी की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया था और उसका उद्देश्य था अमेरिका के विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन विषय के स्वतंत्र अध्ययन की संभावनाओं को तलाशने हेतु, यानी लोक प्रशासन विषय के स्वतंत्र अध्ययन की संभावनाओं को तलाशने हेतु अप्रैल 1967 में प्रोफेसर हनी की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट मई
1967 में प्रकाशित की, जिसमें इन्होंने प्रमुख बातों पर विशेष गौर किया था कि लोक सेवा संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए। यानी इस हनी प्रतिवेदन में कहा गया कि लोक सेवा संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए, इसकी विशेषताएं भी प्रमुख है, और लोक प्रशासन विषय में स्नातकोत्तर उपाधि वाले छात्रों की छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। यानी स्नातक उत्तर जो उपाधि वाले छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, और लोक सेवा संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए, और लोक प्रशासन विषय में स्नातकोत्तर उपाधि वाले छात्रों को छात्रवृत्ति का प्रावधान किया जाना चाहिए। यह इसकी दो प्रमुख सिफारिशें थी हनी रिपोर्ट की। ऑप्शन 3 राइट होगा। 1967 में कहां प्रकाशित हुई? यूएसए में, प्रोफेसर हनी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट बात करें, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन बुक। द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन बुक किसकी है? F.W. टेलर, एल्टन मेयो, MP फॉलेट, हर्बर्ट साइमन। F.W. टेलर, एल्टन मेयो, MP फॉलेट, हर्बर्ट साइमन। इस सवाल का ऑप्शन 2 राइट होगा। एल्टन मेयो की यह पुस्तक है द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। 1947 में यह प्रकाशित हुई, 1947 में। इनकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तक आई है। पहले आई थी आपकी, मैं बताते हैं, द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। उसके बाद इनकी पुस्तक आई थी द सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, और उसके बाद आई है पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। द ह्यूमन प्रॉब्लम, द सोशल प्रॉब्लम, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम, ये इनका क्रम है एल्टन मेयो का। एल्टन मेयो मानव संबंधी विचारधारा के प्रमुख प्रवक्ता रहे हैं। आज के इस वीडियो सीरीज में हमने इतने सवालों को शामिल किया है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक धन्यवाद। जय भारत।